हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है। ये चैप्टर नंबर 2 है, वैद्युत फ्लक्स व गॉस का नियम। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत एग्जाम में आता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी तरह के होते हैं। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं क्या है। तो एक हमारे पास अनंत विस्तार की यानी कि एक ऐसी चादर है, चादर यानी कि एक प्लेट है, एक समतल प्लेट है, चादर है जिसका विस्तार अनंत है, यानी कि उसकी लंबाई भी अनंत है और उसकी चौड़ाई भी अनंत है। एक अनंत विस्तार की यानी कि बहुत ही लंबी चौड़ी हमारे पास चादर है, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित। और वो जो चादर है, वो चादर कैसी है? आवेशित है। उस पर क्या है? चार्ज है, उसको आवेश दिया गया। वो जो आवेश दिया गया वो ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा दे दिया कहीं कम दे दिया। जो आवेश दिया गया है वो भी क्या है? एक समान रूप से वितरित है। तो उस चादर के निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे, ये करेंगे गॉस के नियम की सहायता से। गॉस के नियम की सहायता से। पिछले डेरिवेशन में मैंने आपको तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कराया था, वो भी गॉस के नियम की सहायता से कर रहे थे। और आज भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाल रहे हैं। आज भी क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो ज्ञात कर रहे हैं चादर किसी प्लेट के निकट। पिछले डेरिवेशन में हमने किसके निकट निकाली थी? तार के निकट। और आज जो हम निकाल रहे हैं वो किसके निकट निकाल रहे हैं? प्लेट के निकट। और उस प्लेट की क्वालिटी क्या है? प्लेट की क्वालिटी पर आप फोकस रखिए। जो चादर है उस चादर की क्वालिटी क्या है? उस चादर की दो क्वालिटी हैं। पहली क्वालिटी है कि उसका विस्तार कैसा है? अनंत है, अनंत विस्तार की है। और दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी है एक समान रूप से आवेशित है। ये तो हमारी चादर की क्वालिटी होगी। करना क्या है? इस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आप एक डायग्राम ही बनाएंगे, जो कि एक बढ़िया सा डायग्राम होना चाहिए, जिसे देखते ही एग्जामिनर ये सोचे कि हाँ भाई नंबर तो देने ही पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एक चादर बनाते हैं। ये एक चादर है, ठीक है। और ये कैसी है? समतल आवेशित है, तो इस पर आवेश भी हम लोग बना देंगे। और इसका जो विस्तार है वो कैसा है? अनंत है। यानी कि अभी ये इधर भी और फैली हुई है, इधर भी फैली हुई है, इधर भी फैली हुई है, इधर भी फैली हुई है, ठीक है। अनंत विस्तार की चादर है हमारे पास। अब मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये एक बिंदु है, बिंदु P, ठीक है। कैसा बिंदु है? ये बिंदु P है। और इस बिंदु P पर क्या करना है हमें? इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है? इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि चादर के निकट जो बिंदु है उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? इस बिंदु P इस बिंदु P के ठीक इस बिंदु P को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्योंकि गॉस का नियम तो तभी लागू होगा ना भाई, हमें जो तीव्रता निकालनी है वो किससे निकालनी है? गॉस के नियम की सहायता से। और गॉस का नियम तभी लागू होगा जब कोई गॉसियन पृष्ठ होगा। ये बात आप समझिए, ये मेन चीज है कि जब भी हम गॉस का नियम लागू करते हैं तो हमें गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें गॉसियन पृष्ठ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये एक बिंदु P के चारों ओर ये एक पृष्ठ है छोटा सा, ठीक है। देखिए गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो होता है एक सममित पृष्ठ। कैसा पृष्ठ होता है? सममित, यानी कि जो कि एक जैसा हो। अब इसे एक जैसा बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें एक इसके ही जैसा बिंदु इधर भी मानना पड़ेगा, ठीक है।
इसके जैसा बिंदु हमें इधर भी मानना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ठीक इसके जैसा हो। तो बिल्कुल चादर से इतनी ही दूरी पर होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ से दूसरी तरफ भी क्या है, एक r दूरी पर हमें एक बिंदु और लेना पड़ेगा। ये लिखा हमने, एक दूसरा बिंदु है जिसका नाम है P डैश। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कि क्यों लिया हमने P डैश बिंदु। और ठीक इसके चारों ओर भी हमें एक ऐसा ही पृष्ठ कल्पना करनी पड़ेगी। अब ये जो दोनों पृष्ठ हैं, इन दोनों पृष्ठों को मिलाते हुए एक बेलनाकार पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, कैसा पृष्ठ बन जाएगा? बेलनाकार। ये बेलनाकार पृष्ठ बन गया है। अब ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, ये बेलनाकार पृष्ठ ऐसा लग रहा है जैसे कि इस चादर के इधर और इधर, यानी चादर क्या है, बीच में फंसी हुई है। ठीक है, क्या है, ये बीच में फंसी हुई है चादर ये। तो ये हमारे पास जो है डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब आपको ये समझना है कि हमने इस साइड क्यों बनाया। हमने इस साइड इसलिए बनाया है, देखिए अगर केवल इस साइड रहता तो ये गॉसियन पृष्ठ सममित नहीं हो पाता। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ जो है ये सममित नहीं हो पाता, केवल इस साइड रह जाता, प्लेट के एक साइड रह जाता। भाई प्लेट इस साइड हो जाती और पृष्ठ इस साइड हो जाता। तो उसे सममित करने के लिए हमने इस साइड भी बनाया, ताकि प्लेट बीच में आ जाए और पृष्ठ दोनों तरफ हो। समझ में आ गई बात क्या कह रहे हैं? अगर ये साइड नहीं बनाई जाती तो पृष्ठ केवल एक साइड रहता, प्लेट इधर हो जाती, गॉसियन पृष्ठ इधर हो जाता, तो वो सममित नहीं होता। सममित का मतलब होता है एक जैसा। अब हमने दूसरी साइड भी कल्पना कर ली, दूसरी साइड भी इसके जैसा एक बिंदु मान लिया, बिंदु P डैश, और सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट कर दी। तो अब ऐसा हो गया कि ये प्लेट बीच में आ गई और पृष्ठ जो है इसके इधर और इधर, तो ये हो गया सममित पृष्ठ। क्या हो गया? सममित। की प्लेट के इधर भी एक जैसा है और इधर भी एक जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। और ये कैसा पृष्ठ बन गया है? ये बन गया है बेलनाकार। कैसा बन गया है? ये बेलनाकार। एक बेलन ही तो नजर आ रहा है। ठीक है, क्या है? एक बेलन ही तो नजर आ रहा है। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जो है ये बन गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। अब मान लीजिए इस पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है वो है a। पूरे का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? a। तो इसका भी a होगा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। इसका भी कितना हो जाएगा? a ही हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ p के चारों ओर एक अवयव है जिसका नाम है dA, और यहाँ पर जो इसका वेक्टर है वो है वेक्टर dA, वेक्टर dA। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तीव्रता है E, तीव्रता है E। इसी तरीके से यहाँ P डैश के चारों ओर एक अवयव है छोटा सा, तो अवयव तो dA ही होगा। तो अवयव यहाँ भी क्या हो गया? dA, जिसका वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर dA, वेक्टर dA। और तीव्रता जो है, तीव्रता हो जाएगी E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम जो है कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिखना। क्या क्या इसमें लिखा जा सकता है? तो सबसे पहले वही बातें हैं जो कि हम लिख सकते हैं, उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप केवल रट्टा मारेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको जो है बातें समझनी होंगी कि हमें करना क्या था, किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, माना एक अनंत विस्तार वाली, और ये सारी बातें यहीं से मिल जाएंगी आपको, क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनंत विस्तार वाली एक समान रूप से आवेशित चादर है। अब बताइए इसमें कौन सी बात याद करनी पड़ी? क्वेश्चन में ही था, सब कुछ वैसे ही लिख दिया हमने कि एक अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर है। अब लाइन क्या याद करनी? लाइन ये याद करनी है, जिसका आवेश
का पृष्ठ घनत्व। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आवेश का सतत वितरण बताया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। 3 तरह के वितरण बताए थे, रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व। पृष्ठ घनत्व क्यों आया है यहाँ पे? यहाँ पे पृष्ठ घनत्व इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आवेश लंबाई में भी बटा हुआ है और चौड़ाई में भी बटा हुआ है, यानी पृष्ठ पूरे सरफेस पे बटा हुआ है, इसलिए पृष्ठ घनत्व आया। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ये लाइन याद करनी है, ठीक है। जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व भी क्यों लिया है? क्योंकि आवेश यहाँ पूरे पृष्ठ पे बटा हुआ है, पूरी सरफेस पे है, लंबाई पर भी है और चौड़ाई पर भी है, ठीक है। तो ये लाइन याद करनी है कि जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। अब अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे बताइए कि हम लोगों को करना क्या था। तो हमें क्या करना था? हमें ये करना था कि चादर के निकट एक बिंदु है और उस बिंदु पर हमें तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे चादर के निकट एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चादर के निकट बिंदु था, ये दिख रहा ना, चादर हो गई, चादर के निकट ये बिंदु हो गया। तो चादर के निकट बिंदु था जिस पर हमें क्या करनी थी? तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब मेन समझने की बात ये अब है लिखने का। यहाँ थोड़ा सा आपको अगर जरूरत पड़े तो याद भी कर सकते हैं कि अब हमें बताएंगे कि चादर के निकट बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें चादर के दूसरी तरफ ठीक ऐसा ही एक बिंदु और लेना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं सममित बिंदु। ये लिया ना P डैश, हमने जो लिया P डैश बिंदु लिया है जिसका नाम क्या है? सममित बिंदु। तो ये बात लिखेंगे हम और इसे समझिए कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ बताएंगे बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के दूसरी ओर, ठीक है, चादर के दूसरी ओर ठीक ऐसा ही बिंदु लिया जाता है। ऐसा ही बिंदु P डैश लिख लेंगे, तो बिंदु P डैश लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे सममित बिंदु कहा जाएगा। सममित यानी बिल्कुल एक जैसा, सेम टू सेम, उसकी दूरी भी उतनी है, सब कुछ सममित बिंदु कहा जाता है। ये तो हो गई लिखने की बात। अब दूसरा मेन कंसेप्ट आया। अब हमने यहाँ भी बिंदु हो गया, यहाँ भी बिंदु हो गया। अब क्या करा हमने? अब हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के बारे में सोचा। भैया ना बेलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि चादर के क्या है? आर पार है, ठीक है, चादर के आर पार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे मान लीजिए ये बेलन हो गया, ठीक है, बीच में से चादर है, दिखाई दे रही, बीच में से इस तरीके से चादर आ जाती है। तो बेलन जैसे ये हो गया, बीच में चादर आ गई, एक इस साइड हो गया और इस साइड हो गया। अब ये वाला जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये है समतल पृष्ठ। और ये जो ऊपर का जो है, ये जो ऊपर की सरफेस है, ये तो ऐसा गोलाई में मुड़ी हुई है। ये क्या है? गोलाई में मुड़ी हुई है। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। और ये हो गया समतल पृष्ठ। ये वाला भी समतल पृष्ठ और ये वाला भी समतल पृष्ठ। देखो ना, प्लेन है बिल्कुल। तो ये समतल पृष्ठ हो गया, ये भी समतल पृष्ठ हो गया और ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब ये जो दोनों समतल पृष्ठ है ना, ये वाला समतल पृष्ठ और ये वाला समतल पृष्ठ, मेरी उंगलियों को देखिए, दोनों जो समतल पृष्ठ हैं, ये दोनों समतल पृष्ठ कहाँ हैं? ये वाला जो समतल पृष्ठ है ये है बिंदु P पर, यानी यहाँ है बिंदु P। और ये वाला जो समतल पृष्ठ है यहाँ है बिंदु P डैश, ठीक है, यहाँ बिंदु P डैश है और यहाँ बिंदु P है। तो ये जो दोनों समतल पृष्ठ हैं, सबसे पहले बात समझिए समतल पृष्ठ कौन सा है। तो समतल पृष्ठ कौन से हैं? ये है और ये है। समतल पृष्ठ जो है ये और ये दोनों पृष्ठ कहाँ उपस्थित है? P पर और P डैश पर, ठीक है। तो ये बात हमें बतानी है और ये याद यही है इसमें लिखने की बात सारी। अगर ये समझ में आगे लिखना तो पूरा डेरिवेशन आ जाएगा समझ में। अब एक
गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है जिसके समतल सिरे, समतल सिरे समझ में आ गए? किन सिरों की बात हो रही थी? समतल सिरे बिंदु P व P डैश पर है। ठीक है, बिंदु P पर है और P डैश पर है। एक रफली में डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये चादर थी और यहां हमें तीव्रता निकालनी थी, तो हमने एक बिंदु यहां ले लिया इसके जैसा ही। ठीक है, अब हमने एक बेलन बनाना शुरू कर दिया। मान लो हम कहें कि हम तो यहां तक बेलन बनाएंगे, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो बिंदु आ ही नहीं पा रहा ना, इस समतल पृष्ठ पर नहीं आ पा रहा। कोई कहे कि हम तो यहां तक बनाएंगे, तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब भी नहीं आ पाया। यहां बनाना है, यहां। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जो बिंदु P और P डैश है ना, ये कहाँ है? समतल पृष्ठों पे है। कहाँ है ये? समतल पृष्ठों पे है। तो वही हमने लिखा कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है जिसके समतल सिरे बिंदु P व P डैश पर है। इतनी बात स्पष्ट हो गई है। अब समतल सिरों पर हम क्या करेंगे? लघु अवयव लेंगे। ये हमारे समतल सिरे थे, समतल सिरों पर हमने लघु अवयव लिया। एक लघु अवयव हम यहाँ भी ले लेते हैं, वक्र पृष्ठ पर। कहाँ ले लेते हैं? वक्र पृष्ठ पर। वक्र पृष्ठ पर देखिए, ये तो हो गया एरिया, वेक्टर हो गया dA, क्योंकि ये तो ऊपर आएगा ना ऐसे, तो ये तो ऊपर ही है, ये तो ऊपर है, तो ऊपर आएगा इसका वेक्टर, तो ये ऊपर इसका वेक्टर हो गया, वेक्टर dA, और तीव्रता हो गई ऐसे, तो यहाँ तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, ये भी दिखा देंगे हम डायग्राम में, तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन समतल पृष्ठों पर लघु अवयव लेंगे और लघु अवयवों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो समतल पृष्ठों पर उपस्थित लघु अवयवों dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, d5। और देखें कितने हैं। एक तो हो गया यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट dA। अब यहाँ ये समझिए, मैं 3 बार क्यों लिखूंगा, है ना? E डॉट dA प्लस E डॉट dA प्लस E डॉट dA। यहाँ 3 बार क्यों लिखा मैंने? देखिए, पहला तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। 1 2 3, 3 बार लिखा। तो मैं यहाँ साथ ही साथ लिख देता हूँ वक्र पृष्ठ वाला, कि तीसरे नंबर वाला जो है ये वक्र पृष्ठ वाला है, ऊपर वाला है। ठीक है, तो E डॉट dA, तो ऐसे E डॉट dA का फॉर्मूला खोलिए, E डॉट dA cos थीटा आ जाएगा, E डॉट dA cos थीटा। ये सब, ये थीटा कहाँ से आया? cos थीटा, ये सब पहले डेरिवेशन में बात हो चुकी है। यहाँ भी आ जाएगा E डॉट dA cos थीटा। अब देखिए, यहाँ तो थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि वेक्टर dA भी ऐसे ही है और वेक्टर E भी ऐसी है। ऐसे यहाँ भी वेक्टर dA भी ऐसी है और वेक्टर E भी ऐसी है, लेकिन यहाँ है 90। ठीक है, वेक्टर dA ऊपर की तरफ है और E इस तरफ है। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे? cos 0, और यहाँ भी रखेंगे cos 0, और यहाँ रखेंगे cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी टर्म को 0 बना देगी, और यहाँ आ जाएगा E डॉट dA प्लस E डॉट dA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 E डॉट dA रह जाएगा, यहाँ भी 1, तो यहाँ भी E डॉट dA रह जाएगा, और ये हो गया 0। तो कुल मिला के क्या आ गया? E डॉट dA प्लस E डॉट dA, ये आ गया लघु अवयवों से गुजरने वाला फ्लक्स। लेकिन हमने तो लघु अवयव से नहीं निकालना, हमें तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकालना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे
गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा उसके लिए क्या करेंगे हम, समाकलन करते हैं किसका, छोटे वाले का। छोटे वाले क्या था, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, दो थे ना, तो दोनों का समाकलन कर दिया हमने, समाकलन का चिन्ह आ गया। ई तो ऐसे ही आ जाएगा और डी ए का समाकलन हो जाएगा ए, ऐसे इधर ई ए ऐसे आ जाएगा और डी ए का समाकलन हो जाएगा ए। तो फाई बराबर क्या आ गया, फाई बराबर आ गया 2 डॉट ए। अब देखिए गॉस का नियम क्या कहता है, तो वैद्युत फ्लक्स निकल गया। वैद्युत फ्लक्स अभी तो हमने पिछले तरीके से निकाला, अब हम लगाते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम से, तो गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है कि वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू आवेश गुणा 1/ε0। ये गॉस का नियम है। देखिए चूंकि यहाँ पर जो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व था, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा जो था, सिग्मा का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बता रखा, क्या है, Q अपॉन ए। ठीक है, क्या है, Q अपॉन ए। तो ऐसे Q की वैल्यू निकालिए, तो Q की वैल्यू क्या जाएगी, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ रखिए Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए और 1/ε0 तो है ही। ये आ गया फ्लक्स, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आ गई गॉस के नियम से। अब जो फर्स्ट इक्वेशन में जो फ्लक्स निकला है और सेकंड इक्वेशन में जो फ्लक्स निकला, उनकी तुलना कर दीजिए दोनों की। तो फर्स्ट में क्या निकला है, फर्स्ट में निकला है फाई इज इक्वल टू 2 डॉट ए, और दूसरी में क्या निकला है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ε0, ये सेकंड में निकला है। अब दोनों की तुलना कीजिए, तुलना पर, तो तुलना पर क्या आएगा, तुलना करिए दोनों की। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। ये है किसी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखिए इस तीव्रता के फॉर्मूले में दूरी नहीं आई है कहीं भी, तो इसका मतलब ये है कि चादर जो है, मान लीजिए चादर है, इस चादर के निकट यहाँ जितनी तीव्रता होगी उतनी ही तीव्रता यहाँ होगी, क्योंकि फॉर्मूले में दूरी नहीं आ रही ना कहीं भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चादर से जितनी दूरी पर ये बिंदु है और अगर मान लीजिए कुछ दूरी पर ये बिंदु है, तो दोनों पे जो तीव्रताएं होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस तरीके से हमारे डेरिवेशन था, आप इसे करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ में आया है या फिर ये नहीं आ पाया है। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।